नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर चेंजेस। देखो जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर के साथ लिंकिंग होता है या कट होता है तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, या बोथ ईएमएफ और करंट दोनों प्रोड्यूस होंगे, या ना ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना ही करंट प्रोड्यूस होगा। देखो मान लो ये किसी मैग्नेट की ये नॉर्थ पोल है और ये उसी मैग्नेट की ये साउथ पोल है और उसके बीच में क्या है? एक कंडक्टर है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाता है। तो बीच में क्या होता है? ये कंडक्टर है। ये कंडक्टर का क्या होता है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंकिंग होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक होता है। तो अब क्या होता है ना? इस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है ना? एन ईएमएफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस। जब मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर लिंकिंग होते हैं तब ईएमएफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसी प्रिंसिपल में कौन काम करता है ना? डीसी जनरेटर इसी प्रिंसिपल में काम करता है। जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक कंडक्टर में कट होता है तब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यह डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर राइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वो क्यों होता है? डायरेक्ट वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऑपरेंट पावर के साथ, या रिएक्टिव पावर के साथ, या लीकेज रिएक्टेंस के साथ, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो ट्रांसफार्मर का जो हीट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेंट पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये जो इंक्रीज होगा तो ट्रांसफार्मर की हीट भी इंक्रीज होता है। तो क्यों होता है? देखो जो ट्रांसफार्मर की जो हीट होता है वो क्यों होता है? लॉस की वजह से होता है। जब ट्रांसफार्मर लॉस होता है तो वो हीट में कन्वर्ट होता है जिससे ट्रांसफार्मर की हीट बढ़ता है। जो ट्रांसफार्मर लॉस होता है वो क्या होता है? एक होता है हमारा आयरन लॉस होता है, दूसरा होता है कॉपर लॉस होता है। जो आयरन लॉस होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आयरन लॉस ज़्यादा होगा। तो और जो कॉपर लॉस होता है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वोल्टेज और करंट के ऊपर ट्रांसफार्मर की लॉसेज डिपेंड करता है। तो देखो सिर्फ वोल्टेज और करंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है ना? ट्रांसफार्मर की लॉसेस, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ट्रांसफार्मर की। तो ये जब अपरेंट पावर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ना? वोल्टेज इंटू करंट ही होता है। लेकिन जो रिएक्टिव पावर है इसका फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ साइन थीटा भी होता है। वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन थीटा होता है। और जो हमारा एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर उसका फॉर्मूला क्या होता है? उधर भी वोल्टेज इंटू करंट होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो सिर्फ वोल्टेज और करंट किसका है? अपरेंट पावर होता है। तो इसीलिए जब किसी ट्रांसफार्मर की हीट इंक्रीज होता है तब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपरेंट पावर के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ। फ्लक्स क्या होता है? हाफ होता है। और इट्स स्पीड इज डबल, इसका स्पीड डबल होता है। तब जो वोल्टेज होता है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हाफ होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या डबल होगा, या क्वाड्रपल होगा। देखो पहला देखो एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, एक फॉर्मूला आता है ईएमएफ इक्वल टू पी फ्लक्स, ये नंबर ऑफ पोल इंटू फ्लक्स पर पोल, P5 जेड एन बाई 60 ए, ये है फॉर्मूला। तो देखो ये जब फ्लक्स ये क्या हाफ हो गया तो ये फ्लक्स डिवाइडेड 2 हो गया। उसके बाद जो स्पीड है वो 2 टाइम हो गया, डबल हो गया, मीन्स 2n। ये जो n है इसको स्पीड कहते हैं। तो 2n हो गया, तो इधर 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, तो कैंसिल हो गया, तो जितना था उतना रह गया। तो ऑप्शन नंबर रिमेन सेम इज दैट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जब क्या होगा ना? फ्लक्स हाफ होगा और स्पीड डबल होगा तब भी ईएमएफ क्या होगा? जितना था उतना ही रहेगा। रिमेन सेम इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर एसी एज वेल एज डीसी पावर वी यूज। देखो हमें पावर को मेजर करना है। पावर कौन मेजर करता है? वाट मीटर। वाट मीटर पावर मेजर करता है। तो चाहे वो एसी का पावर हो या डीसी का पावर हो, ये कौन सा टाइप ऑफ वाट मीटर मेजर करेगा? इंडक्शन टाइप, या डायनामोमीटर टाइप, या सम टाइम इंडक्शन सम टाइम डायनामोमीटर, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो हमारा
एसी डीसी दोनों टाइप के पावर को मेजर करने के लिए हम डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर का यूज करते हैं। ये याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत एसी और डीसी के लिए यूज किया जाता है डायनमोमीटर टाइप। लेकिन जो इंडक्शन टाइप वाटमीटर होता है, इंडक्शन वाट तो आप सुने होंगे, इंडक्शन मीन्स एसी ही होता है। जो इंडक्शन मोटर होता है, चाहे वो 3 फेज वाला हो, सिंगल फेज हो, वहाँ पर एसी ही होता है। उसके बाद जो भी इंडक्शन होता है सब एसी में होते हैं। तो इंडक्शन वाटमीटर सिर्फ एसी को मेजर करता है, डीसी को नहीं करता है। लेकिन जो डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर होता है वो बोथ एसी और डीसी टाइप पावर को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो, ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। मान लो एक हमारा 50 ओम, देखो थोड़ा आसान से समझो, मान लो एक रेजिस्टेंस है 50 ओम है और नीचे जो और एक इसके साथ पैरेलल कनेक्शन है, इसका है 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, इस पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो आंख बंद कर यह रिजल्ट, इसका रिजल्ट होगा, ये जो स्मॉलेस्ट कौन है, 5 है या 50 है, 5 ओम स्मॉलेस्ट है, तो 5 से कम होगा, लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इज द आंसर। सबसे स्मॉलेस्ट जो जिसका रेजिस्टेंस होगा उससे कम वैल्यू जो होगा वो ही क्या होगा ना, उस पैरेलल सर्किट का रेजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज सो कॉल्ड क्यों। देखो हम एक ओल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को हम ओल्ड एफिशिएंसी क्यों कहते हैं। देखो पहला देखो, इसको हम एनर्जी एफिशिएंसी भी हम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो ओल्ड एफिशिएंसी क्या होता है ना, जो एफिशिएंसी होता है नॉर्मली वो आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट बाय इनपुट। लेकिन 24 आवर के बीच में जो आउटपुट हुआ है डिवाइड बाय उसी 24 आवर में जो इनपुट हुआ है उसको क्या कहते हैं ना, ओल्ड एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, और इसी ओल्ड एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं ना, एनर्जी एफिशिएंसी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिनियर सर्किट इज 1 हॉज पैरामीटर रेजिस्टेंस, चेंज होता है करंट के साथ, चेंज होता है वोल्टेज के साथ, डो नॉट चेंज वोल्टेज करंट, ना ही वोल्टेज के साथ चेंज होता है ना ही करंट के साथ चेंज होता है, नन ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर होगा क्या ना, डो नॉट चेंज विद वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंसेस ना ही वोल्टेज के साथ चेंज होता है ना ही करंट के साथ चेंज होता है। पहले देखो लिनियर सर्किट हम किसे कहेंगे, जो सर्किट में वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा करंट भी इंक्रीज होगा। वोल्टेज ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मीन्स वोल्टेज का वैल्यू जितना इंक्रीज होगा करंट का वैल्यू भी उतना ही इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू भी उतना ही इंक्रीज होगा। इसको क्या कहते हैं ना, लिनियर सर्किट कहते हैं। देखो तो रेजिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो इसीलिए रेजिस्टेंसेस, ये जो रेजिस्टेंसेस डू नॉट चेंजेस विद वोल्टेज और करंट, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है लिनियर सर्किट का। और रेजिस्टेंस के साथ कोई भी वोल्टेज और करंट का रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डू नॉट चेंज मीन्स रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है विद वोल्टेज, चाहे वोल्टेज चेंज हो या करंट चेंज हो, ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक रेजिस्टर इज इंक्रीज, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखो चाहे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो या ना हो, देखो रेजिस्टिविटी और एक कंडक्टिविटी दोनों क्या होते हैं, अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। अब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, यही तो होता है। तो देखो इसका तो रिमेन कांस्टेंट होगा, मीन्स देखो रेजिस्टिविटी जितना इंक्रीज होगा कंडक्टिविटी उतना ही इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा बोलना। देखो ये जितना डिक्रीज होगा ये उतना ही इंक्रीज होगा। तो अगर हम दोनों को क्या प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रे लॉसेस इज कॉन्सिस्ट ऑफ, स्ट्रे लॉस किसे कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्ट्रे लॉसेस इज कॉन्सिस्ट होता है मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस, ये दोनों लॉस को मिलाकर क्या कहते हैं ना, स्ट्रे लॉस किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिक लॉस एंड मैकेनिकल लॉसेस कॉन्सिस्टिंग स्ट्रे लॉसेस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो करंट फ्लो बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज इफ दे हैव, देखो मान लो ये एक चार्ज बॉडी है और ये और एक चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच में करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है। देखो क्योंकि अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल इक्वल रहेगा, इधर भी 5 रहेगा इधर भी 5 रहेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होगा ना, एक में ज़्यादा होना चाहिए, मान लो एक में 7 है दूसरे में 2 है, तो इधर करंट फ्लो होता है। तो जब सेम पोटेंशियल होता है
तब क्या होता है ना, करंट फ्लो नहीं होता है। जब पोटेंशियल में के बीच में डिफरेंस बनता है, मीन्स एक में ज़्यादा होता है दूसरे में कम होता है, तब करंट फ्लो होता है। तो सेम पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सेम पोटेंशियल के टाइम करंट फ्लो नहीं होता है, नो करंट फ्लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।